हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे MS1 में जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज चली हुई है उसमें नेक्स्ट डिजीज की। ठीक है, तो इसमें हमारी ये सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर ये जो मैनेजमेंट दी गई है, जो पिछली डिजीज जो हमने कराई थी, जो हेमाथोरेक्स थी हमारी, तो उसमें बता रखा है कि वो रेफर जो हमारी जितनी भी मैनेजमेंट होती है, जो हमारी न्यूमोथोरेक्स की होती है वही हमारी हेमाथोरेक्स की होती है। तो ये उसी का वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पे। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जो कि हमने अभी करनी है, और वो है हमारी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। ठीक है, तो ये जो हमारी होती है इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले। तो ये हमारी होती है COPD रेफर टू डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एयर फ्लो लिमिटेशन दैट द नॉट फुली रिवर्सिबल। तो इसमें बताया गया है कि COPD जो है वो किस चीज को रेफर कर रही है। ये हमारी एक ऐसी बीमारी है कि विशेष तौर पर इसके अंदर जो है एयर जो है वो फुल हो जाती है और जो रिवर्सिबल्स भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा COPD जो है कंडीशन होती है हमारे हार्ट की। तो COPD में इंक्लूड होती है हमारी जो हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा। तो ये ब्रोंकाइटिस है हमारी या फिर एम्फिसीमा है, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं अपने पिछले डिजीज के अंदर। अस्थमा इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द COPD ड्यू टू इट्स रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो अस्थमा जो होता है वो COPD का जो पार्ट है नहीं होता है, क्योंकि वो आसानी से ठीक हो सकता है। यानी कि अस्थमा जो होता है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो सकती है, बट COPD जो कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल्स नहीं होती है। तो नोट्स में दिया गया आगे, बोथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा हैज बीन डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। तो इन्होंने बताया है कि जो प्रीवियसली जो पहले की जो हमने की है अपनी डिजीज, उनके अंदर हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा डिजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इट इज द डायग्नोज व्हेन द फोर्सेज ऑफ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, FEV, ये इसी की फुल फॉर्म है हमारी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, FEV में जो आ जाती है लेस देन 60% ऑफ द प्रिडिक्टेड वॉल्यूम फ्रॉम द पेशेंट। तो इन्होंने बताया है जब हम डायग्नोज करते हैं तो हमने देखना है कि इसमें जो हमारी FEV है वो 1 सेकंड के अंदर 60% से जो हमारी वॉल्यूम होती है वो कम नहीं होनी चाहिए। 60% से हमारी वॉल्यूम कम नहीं होनी चाहिए पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी वॉल्यूम ऑक्सीजन की, जो कि हमारे COPD के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये हमारा COPD का बस छोटी सी ही इंफॉर्मेशन दी है COPD के बारे में कि ये रिवर्सिबल नहीं होती है। बाकी की जो कंडीशन होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की वो हमारी रिवर्सिबल है, जैसे कि इसमें अस्थमा बताया, और अस्थमा COPD का जो है पार्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे, इसमें हमारी जो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है हमारी इसमें अगली डिजीज। तो नेक्स्ट डिजीज है ये, वो हमारी खत्म हो चुकी है। तो अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारा क्या रहता है वो हमने देखना है इसमें। अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में जो हमारी डेफिनेशन जो इन्होंने दी है इसमें बताया, इट इज द कंडीशन in which the respiratory system is unable to supply oxygen necessary to maintain metabolism or cannot eliminate sufficient carbon dioxide। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जितनी जरूरी होती है, नेसेसरी होती है मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए, वो नहीं मिल पाती है, और सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जितनी जरूरी ऑक्सीजन इनहेल करनी होती है वो नहीं हो पाती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करनी होती है वो नहीं हो पाती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी। इट इज द इंडिकेट गैस एक्सचेंज बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट द लीड ऑफ द इम्बैलेंस CO2 एंड O2 लेवल विद इन बॉडी। तो इन्होंने बताया है ये क्या इंडिकेट करेगी, हमारे गैस के एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे गैस के एक्सचेंज होने का जो सिस्टम होता है उसको लीड करती है, और हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर और जो इम्बैलेंस होता है उसको ये इंडिकेट करती है कि भाई O2 और CO2 के अंदर इम्बैलेंस हो गया है। तो ये हमारी ऐसी जब चीजें होती हैं तो ये हमारा रीजन होता है, यानी कि ये कंडीशन होती है जिस जो हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर आती है। तो इसमें हमारी टाइप बताई गई है कि ये हमारी टाइप है, इट इज ऑफ 2 टाइप। तो 2 टाइप्स की ये होती है हमारी कंडीशन। तो पहली टाइप इन्होंने बताई है, रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिफाइंड एंड हाइपोक्सिया विदाउट हाइपर कैप्निया। तो दूसरी हमारी बताई है इन्होंने, रेस्पिरेटरी फेलियर डिफाइंड एज हाइपोक्सिया विद हाइपर कैप्निया। तो इसमें विदाउट और विद दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि भाई रेस्पिरेटरी फेलियर को डिफाइन किया गया है कि भाई ये जो कंडीशन होती है ये हमारी ऑक्सीजन की कमी, और जो हमारा हाइपर कैप्निया होता है, हाइपर कैप्निया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अबनॉर्मल हो जाना। तो इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा हार्ट फेलियर जो प्रॉब्लम होती है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक फेलियर जो चीजें होती हैं, हार्ट फेलियर इसके अंदर नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी है ओनली ये। तो रेस्पिरेटरी फेलियर जो हमारी कंडीशन होती है तो इसके अंदर अगर हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी दोनों ही साथ हो या दोनों ही कम हो तो उसके साथ भी हो सकती है। और रेस्पिरेटरी फेलियर की जो हाइपोक्सिया विद इन हाइपरकैल्पिया, तो इसमें दोनों ही कंडीशन में हमारी हो सकती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ हो तो भी, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट हो तो भी। तो दोनों ही जो हमारी टाइप है वो दोनों ही टाइप हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी कॉज। तो कॉज के अंदर हम इसमें देखेंगे, कॉज हमारे जो है इसमें बहुत सारे हैं। तो कॉज में मेनली हमारी वही पुरानी डिजीज का कॉज बनती है। तो कॉज में आ गया है एम्फिसीमा, आ गई है सबसे पहले, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एम्फिसीमा के बारे में, पल्मोनरी
एडिमा, अगर सूजन वगैरह होगी है पल्मोनरी के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा इनहेल की गई है, एस्टेक्सिस यानी कि अगर वाटर इनटेक यानी कि वाटर इनटेक इन द सेंस की पानी ज्यादा भर जाना, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पानी ज्यादा भर जाना, या सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये हमारा रीजन रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के फेलियर होने का। ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद एब्डोमिनल से डिस्टेंस हो जाता है हमारा, या फिर हमारी जो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होती है जिसको हम माइथेसिया ग्रेविस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें डिफॉर्मेट हो जाता है हमारा, काइपोकोलोसिस हो जाता है, यानी कि अबनॉर्मल हमारी जो स्पाइन और चेस्ट फेल होना। ठीक है, ये भी हमारी अबनॉर्मलिटी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जो हमारे स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो हमारा होता है, यानी कि हमारी जो नींद होती है उसमें प्रॉब्लम, उसमें बाधा उत्पन्न होना या नींद ना आना। ठीक है, और रिड्यूस ब्रीदिंग फैक्टर, तो हमारे जो सांस लेने की जो चीजें होती है वो रिड्यूस होना। ड्रग्स वगैरह भी इसके कारण रह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स वगैरह में सेडेटिव और हमारे नार्कोटिक आ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थ, नशीली चीजों का सेवन करना, या फिर हमारे ऐसे ऐसे ड्रग्स वगैरह या ऐसी नशीली दवाइयों का सेवन करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रेन डिसऑर्डर इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर चोट लगना है, मोटापा वगैरह है। ठीक है, और निमोनिया इसके अंदर आ जाता है, या आरडीएस आ जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो हमारे होते हैं। ठीक है, और इनहेल हमारा टॉक्सिक अगर केमिकल गैस या स्मोक वगैरह अगर हम इनहेल करते हैं, ज्यादा मात्रा में गैस और केमिकल अंदर ले जाते हैं सांस के द्वारा, धुआं वगैरह अंदर चला जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में एयरवे का, जैसे लैरिंक्स फैरिंक्स है, वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और कॉरोनिक ब्रोंकाइटिस हमारी इसमें हो सकती है। तो ये जो हमारी चीजें हैं, ये सारी की सारी कोज होती हैं किस चीज का, हमारा जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो कंडीशन होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो उसमें कारण बन सकती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के फेल होने का। तो आगे हम इसमें देखते हैं, तो भाई इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखेंगे हाइपोक्सेमिया, ऑक्सीजन की कमी, डायजेफिनिया, सांस लेने में अगर रुकावट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन की कंडीशन देखेंगे, लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस होता है इसमें, सर दर्द, और साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब हो जाता है कि नीले पड़ जाना, यानी कि आईज का एरिया हो या नेल्स का है या स्किन का नीले हो जाते हैं, तो साइनोसिस में आ जाता है हमारा रेस्टलेसनेस, आरामदायक स्थिति नहीं रहती है, और डिसओरिएंटेशन से हो जाते हैं। डिसओरिएंटेशन में हमारा, जैसे कि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो हमारी सही नहीं रहती है इसमें, डिसओरिएंटेशन। और हमारा डिलीरेंस, डिलीरेंस के अंदर हमारी हो जाती है कि भी हमारी जो याददाश्त होती है वो कम हो जाती है, चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। और डिसओरिएंटेशन में जो हमारी होती है वो लगभग हमारी जो कंफ्यूजन की जो अलग अलग स्टेज होती है उसके अंदर आ जाता है हमारा डिसओरिएंटेशन के अंदर। और इसमें हमारा हाइपर कैपनिया आ जाता है। हाइपर कैपनिया में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, या उसकी कंडीशन कम या ज्यादा हो जाती है, मतलब तो ज्यादा ही हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो बढ़ जाती है, क्योंकि ये हाइपर कैपनिया है। तो हाइपर कैपनिया का मतलब यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ जाना जरूर से। और टैकोपेनिया आ जाता है, जिसमें जो हमारी सांस जो बहुत तेजी तेजी से चलना स्टार्ट हो जाती है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन के अंदर इसमें हम देखेंगे, जब डायग्नोज किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा, एबीजी एनालाइज किया जाएगा सबसे पहले, आर्टियल ब्लड गैस जो हमारा होता है, सीबीसी देखा जाएगा हमारा, जो कि इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। ब्लड और स्पूटम कल्चर हमारा देखा जाएगा, स्पूट यानी कि जो हमारा बलगम और जो थूक हम जिसको बोलते हैं, और ब्लड का चेकअप किया जाएगा, कल्चर लिया जाएगा। और पल्स ऑक्सीमेट्री जरूर देखा जाएगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और चेस्ट का जो एक्सरा होता है वो इसके अंदर लिया जाता है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर रहेंगे। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन अच्छे से करने के बाद हमने देखनी है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारी सबसे पहले आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट, की एक जो नर्स होती है उसको क्या क्या करना चाहिए पेशेंट की कंडीशन को सही करने के लिए। तो उसमें सबसे पहली नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी ट्रीटमेंट बेस्ड ऑफ द अंडरलाइनिंग कोज ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट का जो बेस होता है उसमें आपने जो रेस्पिरेटरी फेलियर के जो कारण रहते हैं उनको अंडरलाइन करना है, उन पे ध्यान देना है। दूसरा, आपने एडमिनिस्ट्रेट करानी है ऑक्सीजन करेक्ट ऑफ हाइपोक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आपने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, और एडमिनिस्ट्रेट कराना है आपको ब्रेकियो डायलेटर जो होते हैं हमारे, कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स जो हमारे होते हैं, रेड्यूस ऑफ द ब्रोंकाई स्पाज्म एंड इन्फ्लेमेशन, यानी किसी भी प्रकार की सूजन स्पाज्म और हमारे जो इन्फ्लेमेशन है उनको दूर करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड जो हमारे होते हैं वो देने होते हैं पेशेंट को। और एडमिनिस्ट्रेशन कराने हैं आपने ड्यूरेटिक, जो कि रिड्यूस कर सके पुल्मोनरी एडिमा, यानी कि अगर पुल्मोनरी के वहां पर सूजन वगैरह है तो ये हमारे ड्यूरेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं आपने। कंजक्शन अगर होगी है तो प्रोवाइड कराने हैं आपने। मैकेनिकल वेंटिलेशन आपने जरूर प्रोवाइड कराना है, क्योंकि वेंटिलेशन के बगैर पेशेंट की कंडीशन सही नहीं रहती है। तो इसमें हम देखेंगे अभी आगे हमारे नर्सिंग डायग्नोज है। अब ये तो थे कि भी नर्सिंग को मैनेजमेंट करनी है नर्स ने, तो क्या क्या प्रबंध करने हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। नर्सिंग डायग्नोसिस है, अब नर्स को देखना है कि भी वो जो ट्रीटमेंट दे रही है या जो भी उसके गोल्स हैं वो अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो पेशेंट का जब वो डायग्नोज करेगी तभी उसे पता लगेगा कि भाई किन किन चीजों पे काम करना है और किन किन चीजों को ध्यान से देखना है, एसेस करना है। तो इसमें इम्प्रेड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कोज ऑफ डिजीज, तो इसमें सबसे पहले जो गड़बड़ी देखी जाती है वो देखी जाती है हमारी गैस के एक्सचेंज की, और बीमारी के कारण का पता लगाया जाता है उससे रिलेटेड।
ठीक है। और फिर आपने देखना है इन्फेक्टेड जो एयरवे है उसकी क्लियरनेस देखी जाएगी, वो साफ है या नहीं है, या फिर म्यूकस सेक्रेशंस बढ़ रहा है, तो वो आपने नोट करना है सबसे पहले। दूसरा, आपने इम्प्रेड गैस एक्सचेंज, तो सबसे पहले जो गड़बड़ी होती है हमारी गैस एक्सचेंज से रिलेटेड, जो हमारा वेंटिलेशन है या परफ्यूजन है, या जो इम्बैलेंस हो जाता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, या ब्लड कैपेसिटी या कैपेसिटी ब्लड अलर्टेड, या ऑक्सीजन के अंदर हमारी O2 की सप्लाई कितनी है, अलर्ट ब्लड फ्लो हमारा कितना है, तो ये सारी की सारी चीजों का जो है डायग्नोज के अंदर देखी जाती है कि भाई जो हमारे ऑक्सीजन का फ्लो है, या ऑक्सीजन के अंदर जो हमारा ब्लड का फ्लो कैसा है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो कितना है, और उनके अंदर बैलेंस है इम्बैलेंस है, वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर देखी जाती हैं। और एक्टिविटी टॉलरेंस से रिलेटेड टू हाइपोक्सीमिया इम्बैलेंस O2 और CO2 एक्सचेंज, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होने का जो इम्बैलेंस है वो चेक करना है, ऑक्सीजन की कमी है वो चेक करनी है आपने, उनकी इंटॉलरेंस देखनी है, एक्टिविटी चेक करनी है। इंडिकेशन जो हमारे इंडिकेट करते हैं जो टिश्यूज परफ्यूजन रिलेटेड, जो हमारा हाइपोटेंशन होता है, तो हाइपोटेंशन यानी कि बीपी का बढ़ जाना, टिश्यूज की परफ्यूजन के कारण अगर हमारा बीपी का बढ़ जाता है तो उसमें क्या डिस्क्रीज होता है, हमारा O2 सप्लाई और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम का जो काम होता है वो कम हो जाता है। डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज एंड कंडीशन ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड, तो ये तो हम हर बार ही हमारी डिजीज के नीचे ये लाइन तो आती है कि भी हमारी जो बीमारी है उसकी कंडीशन है, जो उसके सारे के सारे जो इलाज हैं और अदर सेल्फ केयर जो भी जरूरत है उसके अभाव को आपने चेक करना है कि पेशेंट के अंदर कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। तो ये जो हमारी डिजीज है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें आपने सारा सीखना है, सारी चीजें देखनी है, अपने अच्छे से सारी की सारी मैनेजमेंट डायग्नोज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत ध्यान से करने हैं। तो मिलते हैं अब नई डिजीज में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए